अब बता यार, जिस समय ये मूव कर रहे हैं चार्ज कैरियर, हर एक के अंदर जो रॉड की वेलोसिटी होगी, क्या वो हर चार्ज के अंदर वेलोसिटी डेवलप होगी? नहीं। अब मुझे बताओ, अगर इस पॉजिटिव के अंदर इधर वेलोसिटी आ जाए और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बी की मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इस चार्ज को फोर्स महसूस होगा? कहां की तरफ? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां महसूस होगा? ऊपर की तरफ। और नेगेटिव को नीचे की तरफ। तो अब तुम कोई भी एक दिमाग में ख्याल ला दो कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर बढ़ जाएगी, यानी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर किसी v की वेलोसिटी से मूव करता हुआ रॉड है तो एक एंड पे पॉजिटिव जमा होने लगेगा और एक एंड में नेगेटिव जमा होने लगेगा। नहीं, मैं अगर अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन से या किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से बात करूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से बात करते हैं, वो थोड़ा पॉजिटिव बातें बोलता है, मैं इससे बात करूं तो पता है क्या बोलेगा कि रॉड क्योंकि v वेलोसिटी से चल रहा है तो मैं भी v वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। तो मैंने कहा जा क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा बहुत सारे चले गए हैं, बहुत सारे चले गए हैं, और इन्हीं के जाने की वजह से अंदर ही अंदर एक और माहौल क्रिएट हो गया है। कौन सा? क्या बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं जमा हो जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, यानी अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला माहौल आ गया है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव कहीं आ जाए, जैसे कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है तो बीच में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या यहां अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है? यानी यार इस टेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स भी है और क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। दोनों फोर्स है कि नहीं है? और जब तक ये मोशन चलता रहेगा, जब तक ये दोनों क्या ना हो जाएं? बराबर ना हो जाए। यानी अल्टीमेटली इस रॉड के अंदर एक बात पक्की है कि थोड़ी देर चलने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक क्या हो जाते होंगे? बराबर। और ये काम होने में एक पल लगता है, मैं एक सेकंड भी नहीं बोल रहा हूं। यानी क्या बता रहा है? एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर हो गया है। एफ मैग्नेटिक क्या होता है? क्यू वी बी। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? क्यू ई। तो हम बात कर सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गई? वी बी। यानी यार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मूविंग कंडक्टर, मूविंग, हाँ बता यार, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग कंडक्टर के अंदर आ जाएगी। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ, अगर कोई रीजन है एल लेंथ का जहां पे ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी कभी ई का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डी की दूरी पे, तो हम एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। बता, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड कितना आ गया? अक्रॉस रॉड वो कितना आएगा? ई इंटू डी, ई इंटू डी। तो ई की जगह क्या? वी बी, और डी की जगह क्या? एल। तो कितना आ गया? वी बी एल। इसको वोल्टेज लिख दो या कुछ लोग ईएमएफ लिख देते हैं, एक ही बात है यार। पोटेंशियल डिफरेंस हम ईएमएफ, यानी इस रॉड में एक ईएमएफ आ गया है। ईएमएफ का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, और ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा है। सोचो ये रॉड कैसा बिहेव करने लगा है? एक बैटरी की तरह। थोड़ी देर के लिए सोचो, रॉड के इस एंड को अगर मैं किसी एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दूं, इस एंड को नेगेटिव से, तो बिल्कुल हूबहू ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव जमा है और यहां नेगेटिव जमा है। तो मैंने यार इससे वायर एकदम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया है ताकि रॉड अकेला चलने वाली चीज हो, ये भी ना हो जाए। यार मैंने रॉड को कहां निकाल लिया? बाहर। इसमें एक बैटरी जैसा माहौल है, और बैटरी जैसा माहौल यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू आई वी एल बी। तो बता यार, अगर इतना वोल्टेज आया है वी एल बी का और आर का रेजिस्टेंस इससे जोड़ दिया जाए तो इसमें कितना करंट जाएगा? हाँ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कितना? वी एल बी बाई आर। नहीं, फैराडे ने इसी बात को अलग तरीके से बताया था। फैराडे क्या कह रहा था? कोई लूप अगर बी की वेलोसिटी से जाता है तो उसके अंदर का फ्लक्स या तो बढ़ रहा होता है या तो घट रहा होता है, उस वजह से वोल्टेज आता है। लेकिन ये एकदम नया एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन कुछ अलग तरीके का है। ये मैं कह सकता हूं यार कि जो मैग्नेटिक फोर्स का पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, लॉरेंट्ज फोर्स, उससे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पास में रहा। अच्छा, क्या बताओ, करंट फ्लो का मतलब होता है पॉजिटिव फ्लो। तो पॉजिटिव यहां से कम होने लगेगा और पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्या ये खत्म हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं। क्या अगर इसका मोशन मेंटेन है तो जैसे ही यहां पॉजिटिव की कमी पड़ेगी,
तो और कोई आ जाएगा। क्या जैसे ये पॉजिटिव की कमी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी लग रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स उसको वो कमी को पूरा कर देगा। तो क्या बैटरी के अंदर भी यही होता है, बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो जब भी चार्ज कम में पड़ता है तो दोनों एनोड और कैथोड को चार्ज कौन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रोलाइट। यहां कौन कर रहा है, ये कंडक्टर के अंदर का चार्ज। तो ये रॉड पूरी तरह से एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा है। नहीं तो एक मूविंग रॉड एक्ट नाउ एज अ बैटरी, और जिसका वोल्टेज कितना है, VLB। इसी को हमने नाम क्या दिया, मोशनल EMF। मोशन की वजह से इस रॉड में जो EMF आया है उसी का नाम हमने क्या दिया है, मोशनल EMF। बात क्लियर है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है ये नोट कर लें, है ना। VLB इसका फॉर्मूला आया है, इधर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, ये बहुत खास तरीके से वेलोसिटी है, खास तरीके से लेंथ है, खास तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, तब ये फॉर्मूला है। कैसा खास, वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है और रॉड मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। नहीं, वेलोसिटी और लेंथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अरे लेंथ वेलोसिटी रिपीट करने से क्या फायदा, वेलोसिटी लेंथ मैग्नेटिक 90 डिग्री पे है और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है, और जो वेलोसिटी की लाइन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है। मैं लिख देता हूं यहां पर V परपेंडिकुलर टू L, V परपेंडिकुलर टू L एंड L परपेंडिकुलर टू B। जब ये हालात हैं तभी ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर ये तरीका बदल जाए तो फिर ये मोशनल EMF का फॉर्मूला नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका और जनरल बात कुछ हो सकती है। ये बहुत पर्टिकुलर डिस्कशन है, जब सब आपस में 90 डिग्री पे है तभी ये फॉर्मूला काम करता है। तो फैराडे की एक बात जो फैराडे ने बताई थी, अभी आएगा, मैं पहले ये बता दूं, क्या फैराडे ने एक बात बोली थी कि जब तक रॉड अंदर जा रहा है V वेलोसिटी से, जब तक रॉड बाहर जा रहा है V की वेलोसिटी से, तब तक उसमें EMF आता है, तब तक उसमें करंट फ्लो करता है। क्यों बता, जब तक अंदर जा रहा है तब फ्लक्स चेंज हो रहा है, बाहर जा रहा है तब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फैराडे का तो यही लॉजिक था। नहीं, लेकिन अब हमारा लॉजिक क्या है कि जब तक ये अंदर जा रहा है बी के इफेक्ट में, तो यहां एक बैटरी लगेगी, मान लिया इसमें कुछ आर का रेजिस्टेंस है, बाहर जा रहा है तब इसमें एक बैटरी लगेगी, नहीं उसमें नहीं लगेगी। क्या एक बैटरी एक लूप में है तो वो करंट फ्लो। अब मुझे बताओ, अगर पूरी तरह से कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में डूब गया है तो फ्लक्स चेंज, लेकिन मोशनल EMF के हिसाब से हम अलग थ्योरी बताएंगे। क्या बोलेंगे
कि यार इस रॉड में एक बैटरी लगना चाहिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और इसमें एक बैटरी लगना चाहिए, नहीं, क्या बताओ ये बैटरी जिस तरह से करंट फ्लो कराना चाह रही है और ये बैटरी जिस तरह से, क्या दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट क्या होगा, जीरो। यानी यार फैराडे ने पूरी बात नहीं बताई, फैराडे बस करंट देखा करता था। हकीकत में इसमें भी ईएमएफ आया है, इसमें भी ईएमएफ आया है, हम ये नहीं कहेंगे कि रॉड में ईएमएफ नहीं आया है, लेकिन नेट ईएमएफ क्या हो गया, जीरो, इसलिए करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो मोशनल ईएमएफ और बारीक बात कर रहा है, और डिटेल्ड बात कर रहा है, और फैराडे से हट के कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बताओ यार यहां करंट कितना होगा, VLB/R। अरे करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। अगर यहां कोई R का रेजिस्टेंस है तो बताओ सर्किट में करंट कितना आएगा, VLB/R, और यहां करंट क्या होगा, जीरो। तो यार ये क्या है, लूप गोइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्या है, लूप गोइंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो केस में ईएमएफ है, दो केस में क्या, और यहां क्या है, लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यार इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस बना रहे, क्या बताओ, जितना ईएमएफ क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने वाला है उतना ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने वाला है। लूप के अक्रॉस अगर केवीएल लगाओगे तो प्लस ई माइनस ई वो जीरो हो जाएगा, तो आई कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फैराडे को हम लोग मोशनल ईएमएफ से समझ रहे हैं। हेलो, बहुत बढ़िया, बताएं। P3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है, 80% हो गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी टिल्टॉट, ठीक है। अच्छा, उसमें भी कैपेसिटर ज़्यादातर लोगों ने अभी नहीं पढ़ाया है, तो हाँ इतना ही रहेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ठीक, कब है? इसी संडे? बच्चे कह रहे थे अगले संडे है। चलिए मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन था। ठीक ठीक ठीक। कोई एक डीएल लेंथ का रॉड है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, और कहीं इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता कि सब आपस में 90 डिग्री में है कि नहीं है। इन जनरल रॉड कैसे भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी डायरेक्शन में, वेलोसिटी कैसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ले देखिए यार, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के अक्रॉस
जो वोल्टेज आता है वो इस वजह से आता है कि इसके अंदर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लॉरेंट्ज फोर्स, याद है? एफ क्यू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक है, प्लस क्यू ई। हम कह रहे हैं कि यहां का टेस्ट चार्ज नेट में फोर्स कितना महसूस करता है, नेट में 0 फोर्स महसूस करता है, तो ये कितना हो गया, 0। तो यहां से ई का आंसर आ गया। वहां भी हमने यही किया था, QE और QVB बराबर किया था। QE और QVB बराबर करना इज फोर्स 0 करना, तो E बराबर आएगा माइनस V क्रॉस B। अरे यार, Q खत्म, ये उस तरफ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का। एक चीज हमने पढ़ी है, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड, कभी पढ़ा है यार? यस सर। और वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ ds, नहीं? तो मैं लिखने वाला हूं माइनस, चलो यार इसको मैं डी लिख देता हूं, छोटा सा वोल्टेज डिफरेंस, मैं डिफरेंशियल फॉर्म में ही लिख रहा हूं। डी का मतलब होता है छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होगा छोटा सा वर्क डन, और छोटा सा वर्क डन होगा E डॉट dl। क्या होगा, E डॉट dl माइनस E डॉट dl। तुम्हें याद है डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो ये किसके लिए होता है, फॉर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के लिए। तो ये क्या हो गया, माइनस E डॉट dl। अब मुझे बताएं E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V क्रॉस B माइनस का डॉट dl, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो D का आंसर आएगा V क्रॉस B डॉट dl। इसी फॉर्म में अक्सर लोग इसको याद रखते हैं। नहीं, लेंथ अगर L लिखना हो तो यहां E लिख दो, अगर तुम्हें डिफरेंशियल फॉर्म नहीं दिखाना है तो क्या लिख सकते हो, E इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। अगर लेंथ छोटा होगा तो वोल्टेज भी छोटा सा होगा, और अगर लेंथ पूरा है तो वोल्टेज भी पूरा लिखा जाएगा। ये इन जनरल फॉर्मूला है, इस पे अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा कि फॉर्मूला क्या है, और ये एक्सप्लेनेशन ना किसी को जानने की जरूरत है ना समझने की। मैं तो कह रहा हूं नोट भी इसका फॉर्मूला ही करे तो ज्यादा बढ़िया है। क्या करना है, इन जनरल ये वेक्टर फॉर्म में ईएमएफ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ज्यादा जनरल है, ये फॉर्मूला ज्यादा जनरल है, कहां से आया कैसे आया ये समझने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझाने वाली चीज हटा देता हूं, लिखना है। इतना कनेक्ट करके कौन पढ़ता है? ये केवल फॉर्मूला ही कभी पूछा जा सकता है। अब इससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि वो फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे हैं तो V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अगर V परपेंडिकुलर टू B है तो V क्रॉस B आएगा VB साइन 90, नहीं आएगा? अब VB साइन 90 डॉट L, मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, जैसे मैंने यहां दिखाया वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है। नहीं, मुझे बताओ V क्रॉस B की डायरेक्शन कहां आएगी? B से B घुमाओ तो रॉड के अलोंग आ रही है, रॉड के अलोंग आ रही है। मैं कह रहा हूं रॉड की लेंथ और V क्रॉस B, V क्रॉस B एक वेक्टर है, V क्रॉस B एक वेक्टर है जो कहां आ रहा है, लेंथ के अलोंग, और लेंथ भी उसी के अलोंग है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। देखो यार, अगर ये डायग्राम है तो V क्रॉस B वेक्टर
वेक्टर v क्रॉस b एंड l आर पैरेलल। आराम से देख लो यार, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलो तो v क्रॉस b कहां गया, ऊपर, और लेंथ भी कहां है, ऊपर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो बता यार, जब इनके और इनके बीच में एंगल 0 है तो यार क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं वी बी साइन 90 डॉट एल कॉस 0। भाई दो चीजों के बीच में डॉट होता है तो क्या लिखता है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस। तो ये कितना आ गया, वी बी एल। ये ऐसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, v और b के बीच का एंगल 90 है। अच्छा, v और b के बीच का एंगल 90 है तो ये है, 90 ना होता तो कुछ और आता। मैं 90 के लिए ही सारी बात करने वाला हूं। और v क्रॉस b और l के बीच में कितना एंगल है, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b ऊपर आएगा, लेंथ भी ऊपर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है। जब भी हम डॉट ओपन करते तो आता है पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड और उसके बीच के एंगल का कॉस, तो वो VLB आ गया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा है, जनरल फॉर्मूला ये है, उससे ये निकल आया है और इसी पे बातें करना है। इससे हट के ज्यादा बातें फैशन में नहीं चल रही हैं। क्लियर है भाई। ये कैसे आया हम लोग बिल्कुल भुला देते हैं, ये भुला देते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, इन जनरल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम वो वाला एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं। ये रट लें v क्रॉस b डॉट एल, v क्रॉस b डॉट एल। हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT तक के लिए जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना ही लिखें, v क्रॉस b डॉट एल। वो तो मैं पता नहीं क्यों बता दिया, भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। ये क्लियर है भाई। मोशनल ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला ये है और VLB केवल पर्टिकुलर फॉर्मूला है जब सब चीजें 90 डिग्री पे हों। यानी कल को कोई ऐसे कह दे कि रॉड ऐसे चल रहा है, ऐसे वेलोसिटी है, देखो जरा ऐसी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बता यार इसमें ईएमएफ कितना आएगा, इसमें ईएमएफ कितना आएगा रॉड के किनारे। देखो जरा, ये जो टर्म था वो हो जाएगा वी बी कॉस साइन, अच्छा v क्रॉस b, ठीक है, ठीक। बता, अच्छा जनरल फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है, v क्रॉस b डॉट l, ये पढ़ा है। v क्रॉस b होता है vb, उनके बीच का एंगल, और उनके बीच का एंगल कितना है यार, देखो जरा, वेलोसिटी और लेंथ के बीच का एंगल कितना है ना, v पैरेलल टू l है, तो कितना हो गया 0, और साइन 0 एक भी जगह आ गया है तो चाहे बाकी सब कुछ भी बना रहे, ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। सर साइन थीटा तो v और b के बीच का एंगल है ना, वो तो 90 रहेगा, वो तो 90 होगा, l के साथ l cos 90। अच्छा, सॉरी, l के साथ 90 हो जाएगा, फिर 0। v क्रॉस b कहां आ जाएगा, v क्रॉस b ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो उसके साथ 90 हो जाएगा, तो ठीक, ये ठीक है, ये सही था, ये 90 हो जाएगा, यानी VB, ठीक है, VB cos 90, हाँ तो ठीक था, cos 0 ये तो सही था, साइन 90, VB साइन VB साइन 90 इंटू L cos, क्या बताओ V क्रॉस B एक वेक्टर है, V क्रॉस B वो ऊपर आ गया, V क्रॉस B हमेशा किसी चीज का क्रॉस क्या देता है, परपेंडिकुलर, और लेंथ कहां गई 90 पे, तो ये एक 90 cos 90 इसलिए आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी है उनके बीच का कॉस, जब भी डॉट हटता है तो क्या आता है, पहली वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी और उनके बीच का कॉस, तो ये कितना हो जाएगा 0। ले देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूं, बताओ, अच्छा वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव को धक्का कहां मिल रहा है, ऊपर, तो यहां पॉजिटिव जमा हो गया, यहां नेगेटिव, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव को धक्का कहां मिल रहा है, क्या अगल बगल कोई मिल रहा है क्या, तो क्या ए और बी के अक्रॉस चार्ज शिफ्ट होने की कोई टेंडेंसी है क्या,
तुम ऐसे ही समझ लो यार, ये मैथ्स तो बाद में है। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो पॉजिटिव निगेटिव रॉड की थिकनेस के अलोंग वोल्टेज क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है, और थिकनेस ना के बराबर है। क्या लेंथ के अलोंग कोई वोल्टेज आने की कोशिश है? तुम इसी हाथ से बता सकते हो, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो पॉजिटिव यहां जमा नहीं होगा, यहां और यहां जमा होगा, तो थिकनेस तो ना के बराबर है। अगर थिकनेस है ही नहीं तो वोल्टेज डिफरेंस भी, क्या ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? जीरो आएगा। यानी ये जो मैं वोल्टेज लिख रहा हूं किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, वो क्या रहेगा? जीरो। यानी यार परपेंडिकुलर चलेगा तो आएगा, अलोंग चलेगा तो नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब कल को कोई ऐसे कह दे ये मैग्नेटिक फील्ड है और रॉड ऐसे रखा है, रॉड ऐसे रखा है, रॉड रखा ही ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक ही तरफ आ गए, तो अब तुम यहां से कह सकते हो यार ईएमएफ होता है V क्रॉस B डॉट L होता है, तो V क्रॉस B क्या होता है? VB, उनके बीच का एंगल। बताओ वेलोसिटी और लेंथ के बीच का, नहीं वेलोसिटी बताई नहीं है। अच्छा वेलोसिटी, चलो रहने दो, रॉड में कहीं भी रख देता हूं, रॉड में कहीं भी रख देता हूं, मैं वेलोसिटी इधर देना चाहता हूं, इधर रॉड कहीं भी रखा है, साइन जीरो हो गया। अब आगे की कहानी चाहे जो कुछ बनी रहे, क्या ये भी क्या आएगा? क्यों? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या आ गया? जीरो आ गया। नहीं यार, क्या इसमें V इज पैरेलल टू क्या है? B है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यार कहां कहां जीरो आ रहा है वो ध्यान लो, कहां पे VLB आ रहा है, ये तीनों कंडीशन दिमाग में रखें, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होगी। बात क्लियर है? जीरो वाले एक दो मामले याद रख सकते हैं। अच्छा देखो यार, यहां रूल लगाने का कोई मन करेगा तो कैसे करेगा? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये खुद ही ऑड लगेगा। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स पता है कहां आ रहा है? रॉड की थिकनेस के अक्रॉस आ रहा है। ध्यान देखो जरा, ये ज्यादा अच्छा तरीका है एक्सप्लेन करना। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां आ रहा है? बाहर। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कहां जमा होना चाहेंगे? इसकी थिकनेस में। तो जब थिकनेस में जमा हो जाएंगे तो ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ कितना आ जाएगा? जीरो। यहां विड्थ में आ रहा था, सॉरी यहां विड्थ में आ रहा था, यहां मोटाई में आ रहा है, यहां लंबाई में आ रहा था। फिर से देखिए जरा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव कहां जमा होगा? इधर, नेगेटिव इधर। वोल्टेज आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यार क्या बताओ, मैं कह रहा हूं कि इसका वोल्टेज इसकी थिकनेस में आना चाह रहा है और थिकनेस निग्लिजिबल है, तो वोल्टेज कितना? जीरो। ए और बी के अक्रॉस तो आना ही नहीं है, आना है तो थिकनेस के अक्रॉस आना है, वो भी जीरो है। यहां बताओ वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहां? बाहर। क्या रॉड की मोटाई में बाहर अंदर में वोल्टेज डिफरेंस आ सकता है? लेकिन थिकनेस, मोटाई निग्लिजिबल है, तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? जीरो। यहां से बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। बात क्लियर है भाई? चार्ज कहां जाना चाहता है उसी हिसाब से तो वोल्टेज आएगा। चार्ज लेंथ के अक्रॉस केवल एक केस में जाना चाह रहा है, उस केस में। केवल एक केस में VLB आएगा, जब वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड सब 90 डिग्री पे हैं।
ऐसा एक कंडक्टिंग रॉड है, वो किसी ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो रॉड के परपेंडिकुलर है। ऐसा सीन है। मुझे बताओ, इस रॉड का ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट या कोई भी जनरल सेगमेंट, सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी या अलग अलग? अलग अलग होगी। हमें पता है कि किसी एक्स रेडियस पे जो वेलोसिटी आती है वो आती है एक्स ओमेगा। तो हमें पता है v बराबर आर ओमेगा पढ़ा है, तो जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। अब ये एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट है, मान लिया dx लेंथ का, तो इसमें एक बैटरी जैसा माहौल आएगा। बता सकते हैं कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव? वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ एक बैटरी जैसा माहौल आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। नहीं आएगा? और उसका ईएमएफ पता है कितना होगा? उसका ईएमएफ होगा v, उसकी छोटी सी लेंथ इनटू क्या b। कितना आएगा? v उसकी छोटी सी लेंथ इनटू b। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पॉजिटिव को धक्का कहाँ मिलेगा? ऊपर। तो ऊपर पॉजिटिव जमा होगा, वहां पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, यहाँ नेगेटिव। अच्छा बताओ, ये भी सेगमेंट तो चल रहा होगा, भले कम वेलोसिटी है, ये और ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो क्या एक बैटरी नहीं बल्कि हर छोटे सेक्शन में छोटी छोटी बहुत सारी बैटरी आने वाली हैं। तो अगर हम ओवरऑल ईएमएफ निकालना चाहते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में आएंगी, तो ओवरऑल ईएमएफ, कोई कहे यार ओ और ए के बीच में कितना ईएमएफ आएगा, ये मैं ओ और अक्रॉस ओ एंड ए निकालना चाह रहा हूं। ओ वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते, वी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एक्स डी एक्स इंटू बी। ये डी है। अगर पूरा ई निकालना है तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या क्या बाहर आ जाएगा? अंदर क्या? एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? अगर ये एल लेंथ का रॉड है तो हम 0 से एल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये क्या आएगा? बी ओमेगा 0 से एल, यानी कितना आ गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इतना ईएमएफ इस रॉड के अक्रॉस आएगा। इसको हम वी ओ माइनस वी ए माइनस वी ओ भी लिख सकते हैं। वी ए माइनस वी ओ कितना आएगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यार? फिर से यार, ये स्टेप भूल भी जाओगे तो चलेगा, बहुत सिंपल स्टेप है, इसलिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, वरना तो सीधे आंसर ही लोग रटते हैं, आंसर ही तुम्हें रटना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ भाई, हैंग हो गया। मैं बहुत तरह के कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से ये बैच का टाइम कल वाली क्लास में हो जाए और कल वाले मिक्स होके पढ़ने लगे, 2 दिन आने लगे। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन पे काम चल रहा है। सर अभी अच्छा चल तो रहा है, क्यों इसको हटा रहे हैं? नहीं तो हटा कहाँ रहे हैं, सिलेबस पूरा कराना है। सिलेबस कैसे पूरा होगा? हम लोग दूसरे बैच में नहीं, 2 बार 2 क्लास में ही तुम लोगों को आना है, बस 2 में आना है। अब वो समय मान लिया ये की जगह मान लिया कल 11 बजे हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तुम आते ही थे, दिक्कत है? अब तुम लोग इसके लिए ट्यून्ड हो गए हो। यही सही है, यही सही है। अरे यही सही है, मैं बस सोच रहा था ऐसा कुछ। अरे सर, उनको आपने जो प्लान किया था साइंटिफिक, क्या उनको यार उनको मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है वो लोग फिट हो नहीं पाएंगे, ये भी एक बात है। यही सही है ना? नहीं, वो सब नहीं होगा। बहुत सारे संभावना, एक संभावना ये कि मैं इसमें जैसे अभी ऑल्टरनेटिंग करंट से सबको इसमें बुलाने लगूं, तो एक टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद जितने टॉपिक हैं वो सबको पढ़ा डालूं, अभी लास्ट का बहुत कुछ निपट जाएगा। तो सबको यहाँ बुलाया जा सकता है या तुमको वहाँ ले जाया जा सकता है। हाँ, तो ये संभावना है। उनका जो सर 11th में भी बुला लेंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह जो रह गया वो बाद में पढ़ा देंगे। 11th वालों को नहीं बुलाएंगे, 11th वाले 2-3 बच्चे हैं उनको नहीं बुलाएंगे, जितने पास आउट वाले हैं उन सबको यहाँ बुलाएंगे।
तो जितने भी टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद से हैं, एसी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, और क्या पढ़ना था, एसएचएम हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वो सब साथ साथ पढ़ा डालें, ये मतलब मेरा था। 11th वाले क्यों आएंगे, उनको अभी से सब पढ़ा देंगे तो अगले साल क्या पढ़ेंगे। नहीं, दूसरी बात, वो इतना हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों को पता है कि इस साल देना है तो सब कुछ झेल ले जाओगे। क्या चालू कर दें, और 10-12 के आसपास चालू कर दिया, थोड़ा सा लेट। भूलना चाहते हो तब तक, ये बताओ रे ऑप्टिक्स होने का तुम्हें डर है, अगर उस दौरान मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया जो तुमने पढ़ा ही नहीं है, वो ज्यादा नहीं, रे ऑप्टिक्स चालू भी हो गया तो तुम पढ़ चुके हो एक बार। अच्छा अच्छा, यस, तब ठीक है। अभी एक रॉड ये जो घूम रहा था अबाउट एन एंड घूम रहा था, यानी एक किनारे के अबाउट घूम रहा था रॉड। अब यही एल लेंथ का रॉड है, लेकिन ये मिड के अबाउट मिड पॉइंट घूम रहा है, मिड पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रहा है, तब ईएमएफ कितना होगा। तो यार इसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम इधर से देखो, इतने रॉड की कहानी जैसी पहले थी वैसी ही अब भी है। क्या इतना आधा रॉड का एक कोई सेगमेंट, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, क्या हर सेगमेंट वैसा ही तो है। तो क्या अगर कोई कहे यार ओ और ए के बीच का ईएमएफ ईएओ या वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीओ या ईएओ कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बस एल कितना हो गया है, L/2 हो गया है, तो L की जगह क्या लिख दो, L/2, तो ये बन जाएगा 1/8 बी ओमेगा, यानी वो पता है तो ये समझ में आ जाएगा। ये क्या आ गया, EA माइनस ईओ। अच्छा, मुझे ये कैसे पता ए पॉजिटिव है, बार बार चेक कर लो यार, क्या यहां जितनी भी वेलोसिटीज आएंगी वो सारी वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स कहां लगेगा, उधर, मतलब ए पॉजिटिव आएगा और ओ कैसा आएगा, रिलेटिवली नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस में ए पॉजिटिव होगा और बी। अब मुझे बताओ, इधर अगर मैं कोई लेंथ सेगमेंट की बात करता हूं, ये भी तो घूम रहा होगा, तो इसमें बी का वोल्टेज ज्यादा होगा या ओ का, किसका वोल्टेज ज्यादा होगा। अरे देखो, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पॉजिटिव कहां आएगा, बी साइड पॉजिटिव आएगा, ओ साइड नेगेटिव आएगा रिलेटिवली। तो बता, वीबी माइनस वीओ, या इसको मैं ई बीओ कह दूं, कितना आएगा। फिर से वही बात है, ये भी आधी लेंथ का है तो ये भी तो आधी लेंथ का है, कितना आएगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ओ, और ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड ओ। अब कोई पूछे यार ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बता सकते हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना है, बता सकते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका जवाब है 0। भाई इसके मुकाबले इसका ज्यादा है, इसके मुकाबले इसका उतना ही ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है। मान लिया इससे ये 10 वोल्ट ज्यादा है तो यहां 10, यहां 0, इससे ये 10 ज्यादा है तो ये 10, ये 0, तो 10-10 के बीच का अंतर क्या हो गया, 0 हो गया। आराम से समझ लें, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्या होगा, हाँ एक ही बात है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, या ई ए बी कोई कहे, ई ए बी, तो ए और बी के बीच में ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। अगर सर सेंटर पे इधर उधर थोड़ा हो जाता तो फिर कुछ आ जाता।
हाँ तब आ जाता है। क्लियर है भाई लोग? इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चंस एक एक करके सभी लोग करेंगे। नहीं ये नहीं है, ये सर यही है। यही है। हाँ भाई, ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में डूबा है और बाकी बाहर है। तो क्वेश्चन में कहा गया यार ए बी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा। ये एल लेंथ का रॉड है, ये एल लेंथ दिया है, एल लेंथ का रॉड है तो कितना वोल्टेज आएगा, वी बी एल। ए बी के अक्रॉस कितना आ गया, वी बी एल। तो यार वोल्टेज अक्रॉस ए बी आएगा वी बी एल। कितने लोग लिख लिया है यार, कोई दिक्कत है भाई? अगला क्वेश्चन पूछा है बीसी के क्रॉस, बीसी के क्रॉस। तो तुम यार वेलोसिटी इधर देख रहे हो, लेंथ भी इसी के लॉन्ग है। क्या था यार, हमने ऐसी भी बात करी है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां थिकनेस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आने की कोशिश हो रही है और इसकी थिकनेस है ही नहीं, तो वोल्टेज कितना आएगा, जीरो। सीडी के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, ई सी डी। हाँ, तो उसका जवाब है कि यार मैग्नेटिक फील्ड इससे पहले है ही नहीं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी चल रहा है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चल रहा है तो क्या होगा, जीरो होगा। इधर किसी के दिमाग में आ सकता कि इतनी लंबाई अंदर थी, तो ये अंदर बनी भी रहे तब भी ईएमएफ नहीं आएगा। डीए में कितना आएगा, जीरो। यानी 3 में जीरो है, 1 में आया है। सर पूरा अंदर होना चाहिए। पूरा अंदर होता तब उसमें भी आता। यार बीसी का इतना टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और जहां वेलोसिटी है वहीं उसी के लॉन्ग लेंथ है, तो उसमें ईएमएफ क्या आएगा, जीरो आएगा। नहीं यार वो ना समझो, ये समझो, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव कहां जाना चाहता है, थिकनेस के अक्रॉस। तो इसका मतलब बी और ये जो भी पॉइंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज, उससे समझ में आ रहा है? चलो यार, वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है तो ईएमएफ जीरो होता है, खत्म बात, खत्म बात, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर है तब ईएमएफ आता है, जीरो है तो ईएमएफ नहीं आता है। क्या वेलोसिटी ये है, लेंथ ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो ईएमएफ कितना आएगा, जीरो, इस वजह से। हाँ बताएं। ये बताओ, इस रॉड में आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर चल रहा था। प्राइमरी कंडीशन तो यही है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, तो डी और सी मैग्नेटिक फील्ड में है क्या, अच्छा इस वजह से आएगा क्योंकि उनके अंदर है। हाँ ये सही बात है, जस्ट अ मिनट, मोशनल ईएमएफ नहीं आया यहां, मोशनल ईएमएफ नहीं आया, लेकिन बताओ अच्छा अगर इसमें ईएमएफ आया है तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा उतना इसके अक्रॉस तो वैसे ही आ जाना चाहिए। क्या एक बैटरी किसी रजिस्टर के अक्रॉस लगती तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, तो वो रॉड के अक्रॉस मत कहो, वो रजिस्टर के अक्रॉस कहो। अरे भाई वो तो आता ही है, अगर इसमें वोल्टेज आया है तो क्या इसमें वोल्टेज नहीं होगा, लेकिन वो वोल्टेज मोशनल ईएमएफ नहीं कहलाएगा। वो वोल्टेज किस वजह से आया है, यार इधर वोल्टेज इसलिए उधर वोल्टेज। अरे भाई अगर मैं किसी रजिस्टर में
10 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो जितना वोल्टेज इधर है उतना रजिस्टर में नहीं आता। उसमें कौन सा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है? क्या बात समझ पा रहे हैं? चलो अगली बात, हाँ सीडी के अक्रॉस भी इमोशनल ईएमएफ आता, और जैसे ये आया है वैसे यहां पॉजिटिव आता है, यहां नेगेटिव, तब सर्किट में करंट क्या हो जाता? अभी करंट होगा कि नहीं? अभी करंट होगा, क्योंकि एक बैटरी है एक रजिस्टर है, तो करंट आएगा कितना? VLB बाई आर, करंट आ गया। ये क्या पूछा है? बैक फोर्स, ये थोड़ा नई बात है। मुझे बताओ, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से होता हुआ यहां वापस। अच्छा, इस रॉड में नहीं फ्लो कर रहा होगा करंट? बिल्कुल करेगा। अंदर ही अंदर मेटल में जो भी पॉजिटिव की यहां कमी आ रही होगी वो कौन पूरी करेगा? अंदर का चार्ज फ्लो करके। तो यानी ये करंट पूरे लूप में फ्लो करता है। और बैटरी जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पॉजिटिव और निगेटिव जैसा माहौल क्रिएट होता है कि बैटरी तो मैं सुविधा के लिए लगा देता हूं, बैटरी थोड़ी लगती है, वहां तो वो पॉजिटिव निगेटिव क्रिएट हो जाता है नहीं। तो मुझे बताओ, अगर यहां करंट है तो अब जरा बहुत बिल्कुल मैग्नेटिक टॉपिक का पहला चैप्टर, उसमें हमने क्या बात करी है कि अगर करंट किसी रॉड में फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है कि नहीं? अरे QVB साइन थीटा चार्ज पे लगता है और ILB साइन थीटा कंडक्टर पे लगता है। तो ये L लेंथ का रॉड है, इसमें क्या एक फोर्स लगना चाहिए जिसको मैं मैग्नेटिक फोर्स कह सकता हूं, है ना? बैक फोर्स, या इसको मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता था? ILB साइन थीटा। थीटा बता सकते हो कितना है? यार ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था। तो लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वो कितना है? 90, तो फोर्स लगेगा। अच्छा, आई की जगह क्या लिख दें? आई की जगह, और LB साथ में है तो ये क्या बन गया? VL² B² बाई आर। ये भी अब एक क्वेश्चन हो गया जो पूछा जा सकता है। कितनी बात समझ में आ रही है? यानी यार जब इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसमें एक बैक फोर्स लगेगा। ये बैक फोर्स क्यों कह रहे हैं? बैक फोर्स इसलिए कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी देते इसके अंदर बैटरी का माहौल आ जाए और वो करंट फ्लो कराने लगे, तो यार करंट फ्लो कराना तो एनर्जी देने बराबर है नहीं है? वेलोसिटी देने से अगर इसके अंदर हीट जनरेट होने लगी I²R की, तो कोई तो होना चाहिए जो एनर्जी खर्च करे। सोचो कि अगर मैं वेलोसिटी दे दूं और इसमें कोई फोर्स ना लगे खिलाफ में, तो ये तो वेलोसिटी देते ही इसके अंदर करंट आ जाएगा और अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स बन जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना मेहनत के वर्क डन दे सके, बिना पावर, बिना एनर्जी खर्च करे वर्क डन दे सके या हीट दे सके। जस्ट मिनट देखें जरा, आई का करंट है तो इसके अंदर पावर जनरेट हो रहा है कि नहीं? I²R। तो वो कौन देगा? तो तुम कहोगे जिसने वेलोसिटी दे दी है। तो वेलोसिटी ये हमेशा एक जैसी बनी रहे तब तो एक जैसा करंट भी बना रहेगा, तो हमेशा एनर्जी मिलती जाएगी। तो ये वेलोसिटी एक जैसी नहीं बनी रहेगी। ये फोर्स इसी बात का इंडिकेटर है कि ये फोर्स इस वेलोसिटी को खत्म करने के लिए ही आया है। उसी का नाम हमने क्या दिया है? बैक फोर्स। अगला क्वेश्चन है यार कि बताओ, अगर ये बैक फोर्स लग रहा है तो एक एजेंट आगे लग जाए, कितना फोर्स एजेंट लगाए जिससे इस वेलोसिटी को मेंटेन रखा जा सकता है? जितना बैक फोर्स है उतना एजेंट लगा दे। उसका आंसर भी हम क्या लिख देंगे? F एजेंट इक्वल टू क्या? F बैक फोर्स। साइन लगाने की जरूरत नहीं, इतना सबको समझ में आ रहा है कि उसके अपोजिट लगना चाहिए। कितना? एजेंट को भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, बैक फोर्स पूछा जाए उसका भी वही आंसर है, कोई पूछे एजेंट कितना फोर्स लगाए जिससे ये चलता रहे, तो सीधी सी बात है जितना आगे उतना पीछे, तभी तो वो यूनिफॉर्म मोशन से चल सकता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आगे और पीछे का फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो एजेंट का फोर्स आ गया है। अगला क्वेश्चन है पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट। पावर क्या होता है भाई? एजेंट का पावर, जस्ट अ मिनट, अभी मैं थर्मल पावर जनरेटेड ड्यू टू करंट, जिसको जूल हीटिंग कहते हैं, मैं जूल हीटिंग नहीं पूछ रहा हूं। जूल हीटिंग I²R होगा। चलो पहले वही कर लेते हैं। जूल हीटिंग क्या होगा?
आई स्क्वायर आर, आई कितना निकाला है तुमने, वी एल बी बाई आर, तो ये पता है कितना आंसर आ गया, वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ गया, ये आर स्क्वायर है, ये कार है। पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट क्या होगा, मैकेनिक्स में हमने यार पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला मैकेनिक्स में पढ़ा है एफ वी, पता है एजेंट फोर्स कहां लगा रहा है, राइट, वेलोसिटी भी कहां है, राइट, ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है। एजेंट का फोर्स कितना आया है, वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर इंटू वी, और कॉस जीरो कितना 1, ये कितना आ गया यार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर यहां से मिला है, क्या आंसर मिला है कि जितना मैकेनिकल पावर एजेंट खर्च कर रहा है उतना इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल पावर जो जनरेट हो रहा है रजिस्टर में, वो पावर और ये पावर बिल्कुल सेम है। इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम क्या समझ सकते हैं कि यार एजेंट का पावर डिलीवर्ड ही जूल हीटिंग में नजर आ रहा है, यानी जितना एजेंट पावर डिलीवर कर रहा है उतनी ही जूल हीटिंग हो रही है, यानी यार लॉ फेल नहीं हुआ है। अच्छा लॉस, लॉस ही तो है, एजेंट पावर खर्च कर रहा है और वो हीट के फॉर्म में उतना जनरेट हो रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, एनर्जी कंजर्वेशन फेल नहीं हो रहा है। यानी एजेंट अगर ये पावर डिलीवर करना बंद कर दे तो थर्मल वो जूल हीटिंग भी होना बंद हो जाएगी, ये कोई एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं है। यानी इस तरीके से एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चला चला के हम उस रजिस्टर को गर्म कर सकते हैं। रजिस्टर गर्म हो जाए तो पानी में डुबाओ, फिर चलाओ, फिर डुबाओ, तो ठंड में हम लोग उससे भी पानी गर्म कर सकते हैं। नहीं कर सकते यार, जूल हीटिंग हो रही है, नीचे नोट करके लिख देना। अच्छा देखो यार, इस डिस्कशन में हम लोगों ने ये सब कुछ कैलकुलेट करके मैथमेटिकली ला दिया है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम मैथमेटिकली ला पाए, हर स्ट्रक्चर के लिए हम मैथ्स नहीं लगा पाते हैं। ये बहुत परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो हमने मैथ्स लगा दिए, लेकिन एनर्जी के रूल जब भी आते हैं तो वो बहुत ब्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए काम करेंगे किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। यानी जब भी कोई किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो इजीली अपने मन से चलता रहेगा, जैसे तुम चलाओगे तो उसमें बैक फोर्स मारेगा, और वो बैक फोर्स के अगेंस्ट जितना तुम पावर डिलीवर करोगे बस उसी उतनी ही बिजली पैदा होगी। यानी जैसे यार जनरेटर वगैरह जब हम चलाते हैं तो जनरेटर में क्या होता है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, जैसे यहां मैं बैक फोर्स की बात करूं वहां बैक टॉर्क की बात होती है, तुरंत उसमें बैक टॉर्क लगता है, उसके खिलाफ डीजल इंजन या जो भी ईंधन खर्च हो रहा है वो ईंधन उसके खिलाफ ही खर्च होता है, और जितनी वो एनर्जी खर्च करता है फ्यूल के फॉर्म में उतनी बिजली पैदा होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एनर्जी बिना खर्च किए बिजली पैदा कर दें। तो मैं क्या कह सकता है, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रजिस्टर। नोट करके नीचे लिख दें, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट, नोट करके मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट इज इक्वल टू, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट इज इक्वल टू थर्मल पावर, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रजिस्टर। वो थर्मल पावर के बजाय इसका नाम होता है, सॉरी ये नाम सही करें यार, इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर या जूल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रजिस्टर। जितना मैकेनिकल पावर खर्च होगा उतनी ही बिजली पैदा होगी, उतना ही करंट नजर आएगा, उतना ही पावर नजर आएगा इलेक्ट्रिक। तो यार वैसे तो इतनी ही बातें किए जाने की उम्मीद है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई टेढ़ा मेढ़ा वायर दे दिया जाए ऐसे ए से बी, वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसके एक एल इफेक्टिव रॉड बना देना है, उसको वेलोसिटी दे देना है, और फिर जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में ये चल रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको चला देना है, और फिर जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो इसके लिए लगा देना है। हाँ,
ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। लेकिन यहां भी ये जरूरी है कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हम लगा सकते हैं वी एल इफेक्टिव बी। कब? जब v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ है और वेलोसिटी एंड लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब ये लगा सकते हैं। यहां l की जगह क्या आ गया, l इफेक्टिव। जनरल फॉर्मूले पे इस पे बात होना बहुत मुश्किल काम है। सोचो यार, मैं ऐसा एक सर्कुलर आर्क ले लूं a रेडियस का, जो v वेलोसिटी से चल रहा है b के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो बता यार इसमें कितना ईएमएफ क्रिएट होगा। समझ गया यार? इसके दोनों किनारे जोड़ोगे, दोनों किनारे जोड़ोगे तो कितनी लेंथ आएगी, 2a, वेलोसिटी v है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, v 2a इंटू बी। और हम यहां लगा सकते हैं क्या, v 2a इंटू बी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, मैं यहां पे एक पूरा सर्किल चला देता हूं, पूरा सर्किल ऐसा v वेलोसिटी से पूरा सर्किल चला देता हूं, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसके इस हाफ में और इस हाफ में ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। इस हाफ में एक ईएमएफ आएगा V2a इंटू बी और एक ईएमएफ यहां आएगा V2a इंटू बी। लेकिन यार सर्किट में करंट, अगर कोई पूछे P पॉइंट और Q के पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ आएगा कि नहीं, तो P और Q के अक्रॉस ईएमएफ लिखा जाएगा V2a इंटू बी। लेकिन अगर कोई पूछे इस सर्किट में करंट आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, वरना फैराडे लॉ फेल हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है। अरे देखो, पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में डूबा है, कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें करंट क्या आएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं यार? ये एक सर्कुलर वायर है, इतना मैग्नेटिक फील्ड में डूबा है, बताओ यहां करंट आएगा कि नहीं। ये भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड में डूबा है, करंट आएगा कि नहीं। चलो यार, मैं यहां एक बैटरी लगा रहा हूं, कितना, V2a इंटू बी है ना, ये a रेडियस का था, तो I कितना आएगा, b बाई आर। मुझे बताओ, यहां एक बैटरी इधर लगी है, एक बैटरी है, तो अंदर ही अंदर अपोज कर रही ना भाई। मेरा क्वेश्चन है यहां करंट आएगा कि नहीं, तो उसका जवाब है V2a इंटू बी अपॉन आर, यहां करंट आएगा। ये क्या बात हुई सर, अभी तो कह रहे थे आपकी करंट जीरो होगा। जरा एक बात बताओ, 12 वोल्ट की एक बैटरी किसी रजिस्टर को करंट दे रही है, करंट आएगा। 12 वोल्ट की दो बैटरी पैरेलल में लगी हैं और बाहर के किसी रजिस्टर को करंट दे रही हैं, तो यार ये बैटरी 12 की, ये 12 की, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा यार। ये दो बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर कोई कहे विद इन द लूप करंट आएगा कि नहीं, वो एक अलग। मुझे बताओ, 12 वोल्ट ऐसे लगी है बैटरी और 12 वोल्ट ऐसे लगी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई चर्चा नहीं है। बताओ ए और बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। 12 कितना, 12 आ गया। यहां अगर लोड रेजिस्टेंस लगा, अच्छा बताओ विद इन द सर्किट कोई करंट आएगा, लेकिन अगर ये लोड लगा दिया जाए तो करंट आ जाएगा। इस अंतर को समझो यार, विद इन द लूप करंट नहीं आएगा, लेकिन बाहर से कुछ लगा दिया जाए तो करंट आ जाएगा। ऐसे गुमराह करने की कोशिश हो सकती है, तो इन बातों के लिए तैयार रहना है।
सर एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें बॉटल के ऐसे नीचे बेस पे छेद करके ऊपर से कैप लगा देते हैं, जब कैप ओपन करते हैं तब छेद तो पानी निकलने लगता है। उसके बाद फिर शायद ढक्कन ओपन करके बॉटल के नीचे फेंकते हैं, तो उससे पानी नहीं निकलता है। तो कुछ न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन के लॉ से नहीं, वो तो एयर जा पा रही कि नहीं जा पा रही उसका है। इम्पल्स अगर मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ ज्यादा तो ताकत प्रेस लगानी करने पड़ेगी वाला क्योंकि नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ बढ़ गई। उसमें पता नहीं क्या उसका अलग है। जैसे मान लिया यहाँ कोई होल कर दे, ढक्कन बंद कर दे, तो पानी नहीं निकलेगा। यहाँ अगर कोई होल कर दे, ढक्कन बंद कर, क्यों? क्योंकि जैसे थोड़ा पानी निकलेगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर क्यों कम हो जाएगा? पानी नीचे आ गया तो अंदर का प्रेशर, अंदर की एयर ज्यादा वॉल्यूम में फैल गई तो प्रेशर क्या हो गया? कम। लेकिन बाहर का प्रेशर तो उतना ही है, एटमॉस्फेयर। तो ये होल को दो तरफ से फोर्स मिलेगा, एक इधर से जो बाहर का ज्यादा प्रेशर है, और एक अंदर लिक्विड का लेवल और कम एयर प्रेशर, वो मिला के वो दोनों बैलेंस हो जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा। अब अगर हम इसको खोल देंगे तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो गया। अब जितना पानी का लेवल प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो पानी को बाहर निकाल देगा। तो ये लगता है उसमें। बॉटल को मतलब ड्रॉप करते हैं तो फिर पानी निकलता अब मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं है वीडियो आप भी ऐसी बनाइए सर। यार। देखो ये सब वीडियो ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के लिए, 9, 10 के लिए हैं। मैं बता दूं, क्योंकि वहां तक की फिजिक्स क्या है? महसूस करने वाली है, फील करने वाली है। यहां की फिजिक्स में क्या है कि हम थोड़ी देर फील करते हैं, उसके बाद तुरंत मैथ्स में आ जाते हैं। तो यहां की फिजिक्स में हम ये सब कारनामे नहीं कर सकते। और अगर ऐसे करने पे आ जाओ ना, तो सोचो कितने तरह के वेरिएशन, कितने तरह के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये सब बातें यहाँ के लिए फीजिबल नहीं है। मैंने देखा था कि एक जगह मतलब वो है ना कि हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, डायमेंशन हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहती है। हाँ। उसके बाद एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर रहे हैं ना, कौन करेगा? नहीं, हम लोगों के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। ये जानना कोई बुरी चीज नहीं है, जान रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन अब वो हर चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली यहाँ करने बैठ जाएं तो इतनी सारी फिजिक्स में हर पन्ने पे एक्सपेरिमेंट है। तो मतलब हम लोग छोटी मोटी बातें नहीं करने को बैठे हैं यहाँ पे, समस्या ये है। और अगर करने को बैठे हो तो फिजिक्स में बहुत मजा है यार, लेकिन वो मजा हम तब 10th तक ले सकते हैं। जितने भी चैनल हैं उनमें जनरली वही लोग पढ़ा रहे हैं जो 9, 10, 6, 7, 8 सब पढ़ाते हैं। तो वो क्या, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एक लेजर बीम लेते हैं। मैं देख रहा था एक दिन, वो लेजर बीम लिए हुए थे, हाँ, फिर वहां धुआं लगा देते हैं, फिर वहां लेंस में वो इकट्ठा हो गई रहे। तो अब मैं क्यों बताऊं यार, ये क्या मैं बताया नहीं हूं? तो अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊं, तो फिर हर चीज को प्रूव करके दिखाऊं, करते रहो फिजिक्स। फीस बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद भी बच्चों का नुकसान है। मैं उस टाइम को जो समझाने में लगाऊंगा वो गलत डायरेक्शन में हो जाएगा। भाई जबरदस्ती थोड़ी कि हमें मजा आ रहा है तो हम उसको खींचते रहें।
हम लोग पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके जितने भी अब तक की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है वो सब कैसी होती थी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और अब हम लोग बात करने वाले हैं पहली बार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यानी अगर किसी रीजन में हम लोग हाँ वो तो पढ़ लिया है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखिए जरा, अच्छा ये एक्चुअली क्या है कि लैंग्वेज, जैसे मान लिया कभी मैंने अभी एल लेंथ के रॉड पे जो कि वी वेलोसिटी चल रहा है उसके अक्रॉस ईएमएफ की बात करी है। कल को कोई ऐसे बात करे कि एक ट्रैक है, ऐसा रेलवे ट्रैक है और उसमें एक ट्रेन जा रही है वी की वेलोसिटी से, तो ट्रेन मेटल की बनी होती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। क्या ये मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल भी होगा बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो क्या बता रहे, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ट्रेन की विड्थ के अक्रॉस हम वही बात कर सकते हैं जो रॉड के लिए कर रहे थे। क्या ट्रेन का कोई भी एक छोटा सा रॉड ले लो, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्या यहां पॉजिटिव आएगा और यहां नेगेटिव, यानी ट्रेन की विड्थ के अक्रॉस ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से हम बात करें कि एरोप्लेन जब घूम रहा है तो वो भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए घूम रहा है कि नहीं, तो उसके विंग के अक्रॉस ईएमएफ आएगा कि नहीं। तो वो रोटेटिंग बार वाला जो डिस्कशन है उसके लिए काम आ जाएगा। क्या होता था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसके लिए जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, वी एल बी, जहां एल क्या है, दो पटरियों के बीच का गैप कह दो वो एल है, वी एल बी, और v क्या है, वेलोसिटी है, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हम लोगों ने रॉड वाला डिस्कशन किया वो ट्रेन की विड्थ के अक्रॉस आ जाएगा, और जो एरोप्लेन घूमता है उसके विंग घूमते हैं उसके लिए क्या आ जाएगा, ये कौन सा b होना चाहिए, ये b v वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए। अर्थ के दो मैग्नेटिक कंपोनेंट होते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ट्रेन की विड्थ के अक्रॉस ईएमएफ कितना आएगा, यहां लिख ले, EMF across the width of the train कितना आएगा, VLB vertical, EMF across the width of a train कितना आएगा, VLB vertical, और EMF across the, ये इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं, पिछले टॉपिक का डिस्कशन है। हाँ, अब अर्थ मान लिया मैग्नेटिक फील्ड चल रही है तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में बी वर्टिकल थोड़ी चेंज होगा। ये बताओ, हम लोग मोशनल ईएमएफ से डिस्कशन कर रहे हैं या फैराडे लॉ से? मोशनल ईएमएफ में वेलोसिटी होना जरूरी है या फ्लक्स चेंज होना जरूरी है? वेलोसिटी होना जरूरी है। तो ये एक मेटल की ट्रेन है जिसमें वेलोसिटी है मेटल के रॉड की तरह, और वेलोसिटी है तो उसमें ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड में है भी, ठीक है। दूसरा डिस्कशन क्या है कि अगर एरोप्लेन का विंग ऐसे घूम रहा है, एरोप्लेन की जगह बल्कि कहना चाहिए हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन में क्यों विंग होगा यार, अच्छा एरोप्लेन में वो होता है यार, ऐसे चलता है ना यार, उसको क्या बोलते हैं, विंग फ्लैप्स, जो भी है उसमें भी ट्रेन वाला ही डिस्कशन होगा यार। क्या बताओ वो घूम रहा है या चल रहा है यार, एरोप्लेन ऐसे चलता है v वेलोसिटी से, तो कोई पूछे यार इसके ये जो निकले रहते हैं इनके अक्रॉस कितना ईएमएफ आएगा, तो वो होगा v, ये पूरा l b,
ये भी वही ट्रेन वाला डिस्कशन हो गया। हेलीकॉप्टर के लिए कोई पूछे, हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है, क्यों भैया? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जमीनी के आसपास होती है क्या? 10 किलोमीटर ही तो ऊंचाई पे घूम रहा है यार। तुम्हें क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड कितने किलोमीटर? बहुत ऊंचाई तक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की इफेक्ट करती है। कोई अर्थ, ये अर्थ है तो हम लोग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो सोचो यार ये 6400 किलोमीटर के अर्थ तो इतनी दूर दूर तक दिखा रहे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का असर ऊपर नहीं होता है 10 किलोमीटर ऊंचाई पे? अरे एरोप्लेन अर्थ की रेंज में ही तो उड़ता है भाई, अर्थ के एंगुलर मोशन तक का असर है उस पर होता है, पूरा एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ साथ घूम रहा होता है, वो भी एरोप्लेन को फेवर करता है। किस दुनिया में यार तुम लोग? हाँ भाई, तो क्या बताओ हेलीकॉप्टर का विंग अगर घूम रहा है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये लिख लो यार, एरोप्लेन के विंग के अक्रॉस ईएमएफ ये है। हेलीकॉप्टर के लिए क्या होगा? हेलीकॉप्टर के लिए ओ और ए के बीच में, ओ और बी के बीच में ये वाला डिस्कशन उससे मैच कर जाएगा यार। वैसे तो देखा जाए ए और बी के अक्रॉस में हेलीकॉप्टर में क्या आएगा? भूल गए सब। हेलीकॉप्टर के विंग में ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ कितना आएगा? 0। ओ और ए के अक्रॉस 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। वो सारी चीजें उससे मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो कभी ऐसी कहानी बनाई जा सकती है, लैंग्वेज में दिखा हो सकता है एरोप्लेन, लैंग्वेज में लिखा हो सकता है विड्थ ऑफ द ट्रेन के अक्रॉस, लैंग्वेज में लिखा सकता है हेलीकॉप्टर के विंग में। तो उन सब के लिए ये फॉर्मूले हैं, वही जो चीजें हमने पढ़ी वही फॉर्मूले यहाँ लग जाएंगे। हटा दे भाई, अगले टॉपिक में आ जाए। नीचे चले जाओ, एक आना था 3:30 बजे किसी में। मैं बंद करके ले आऊंगा, फिर बाद में वापस बंद कर देना। हेलीकॉप्टर के लिए 0 होगा। हेलीकॉप्टर के लिए 0 होगा। ये फॉर्मूला लिख ले, रोटेटिंग विंग का मुझे मिला नहीं है। क्या क्वेश्चन? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना है क्या अभी? तो इसके बाद दिमाग की घंटी बज जाती है क्या? अभी तो चालू है दिमाग, पढ़ा देना, मेरी छुट्टी भी है। किसका बट? तभी शर्ट आ देती। एक एक निकालो यार, यहाँ काटो यार, सबको खिलाओ। क्या नहीं? क्या लगता है कि आधी जिंदगी कहाँ गई? केक लेने? नहीं सर, उसके बाद भी नहीं खोल लो यार। केक लेना नहीं तो देते स्कूल जाना तो लेना तो सामान तो यहाँ लाना चाहिए यार, तुम तो मेरी तरह यार बिना बताए सब निकाल दिए। 8 जुलाई को मेरा भी था। आपने पार्टी नहीं दी सर। आज कितना है? 18। स्कूल मार्कशीट के हिसाब से 20 जुलाई को। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी स्विच। ये किसने पूछा यार? इधर ध्यान दो भाई, अगर किसी ने पूछा है तो। बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, सब लोग सुन लो यार। ए से बता यार, एक 6 ओम कनेक्टेड है, ये सर्किट दिया है भाई बहुत गंदे तरीके से। यहाँ एक स्विच लगा है, ठीक है। यहाँ ऐसा एक सीधा तार है, यहाँ 12 ओम है और यहाँ कितना है? 6 ओम है। ये ए है और ये क्या है? बी है। ऐसा यार पता है, जब भी कुछ ऐसा मिले तो मैंने कहा था कि इसमें नंबरिंग कर देना चाहिए। नंबरिंग कर दो यार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है यार, ऐसे मैंने नंबर कर दिया है।
अल्फाबेटिक इसलिए कर दिया है कि इसमें रेजिस्टेंस लिखे हैं। मुझे बता ए से, अरे यार ए के, चलो इसका नाम पी क्यू रख देते हैं, ठीक है। बता ए से क्या क्या जुड़ा है? ए से पी जुड़ा है, सी जुड़ा है और ई जुड़ा है। पी से जो रजिस्टर है वो क्यू पे खत्म हुआ है, और क्यू किससे जुड़ा है? क्यू जी और एच से जुड़ा है, और जी और एच कहां से जुड़ा है? बी से। ये कहानी बिल्कुल ऐसे खत्म कर दी। बदर सी से एक रजिस्टर है, वो सीधे किसको जुड़ा है? बी को। देखो यार सी के दूसरे एंड पे क्या है? डी, और डी सीधे किससे जुड़ा है? बी से। अगर ये क्लोज है, क्या दो केस में पूछा है क्या? चलो पहले क्लोज वाला निकाल लेते हैं। मुझे बताओ, यहां से ई और एफ के बीच में एक रजिस्टर है,